कितने लोग की पहली क्लास है आज? 1 2 3 4। तू कहाँ रहता नीचे का? 5 6। ठीक है बेटा समीर, आपकी भी पहली क्लास है, कोई बात नहीं बेटा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग बैकअप ले लिया है पीछे के 3 लेक्चर तीनों ले लिए, 2 लिए, कौन कौन से? पहला दूसरा, कल वाला नहीं लिया था, तीसरा नहीं लिया था, नहीं लिया है तीसरा। उधर कौन हाथ उठाया था? तीसरा लेक्चर का बैकअप नहीं लिया है, ठीक। चलो वीडियो भिजवा देंगे। बताओ कितना आया? कितना आया? 10। आज तक कितना आया? नहीं बनाई। बैकअप ले लेना तीनों लेक्चर के। देखे इधर, तो हमारे पास या एक तरीका है कि एफबीडी बनाओ और दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट सॉल्व करो। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे? तो आप इस पूरे को एक डब्बा मान लोगे। इस पूरे को अगर एक डब्बा मान लेते हो तो आपका टोटल मास कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12 2 15 1 16। टोटल 5 4 9 3 12 2 14 1 15। हाँ 15 किलो। तो टोटल मास आपका मास बराबर 15 किलो हो चुका है और आपका जो फोर्स लगाया जा रहा है वो 50 न्यूटन लगाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो सिस्टम का, वो आपका फोर्स अपॉन मास बोले तो 50/15, 5 3 15 और 5 10 50, 10/3 हो जाएगा। बोलो हाँ। तो क्या इसका मतलब सारा सिस्टम 10/3 से एक्सेलरेट कर रहा होगा? बोलो हाँ। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? 10/3 होगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर हमको 3 किलो पर नेट फोर्स पूछ रहा है तो भाई ये 3 किलो का डब्बा को अगर अलग से देखो तो ये एक्सेलरेट कर रहा है 10/3 से, तो कौन एक्सेलरेट करा रहा होगा? इस पर लगने वाला नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास बोले तो 3 और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका? 10/3। 3 ने 3 को मार दिया। इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप हमें बता दो, फाइंड द रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय 5 kg ऑन 4 kg। 5 किलो वाला 4 किलो पर कितना रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है? अभी आज मैं सारी वीडियो पब्लिक कर दूंगा। हाँ कौन है 100/3? तो पीछे क्यों बैठा है पहले ये बताइए। पूरी ग्रुप क्यों पीछे बैठ रहा है? अच्छा फिर सॉल्व कर। कितना? मैंने पूछा कि 5 किलो वाला 4 किलो पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा? कितना आया? बट अब तो 10 आंसर दे दे एक बार में, नहीं होगा। कितना आया? 50/3। भाई सिंपल सी बात है, जितना 4, सुनो इधर देखो ध्यान से, जितना 4 किलो वाला 5 किलो पे नॉर्मल लगा रहा होगा उतना ही 5 किलो वाला 4 किलो पर नॉर्मल लगा रहा होगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जितना 4 किलो 5 पे लगाएगा उतना ही 5 4 पे लगाएगा। अब इस 5 किलो वाले को ध्यान से देखो, 5 किलो वाले पर सिर्फ और सिर्फ चलाने वाला फोर्स है, रोकने वाला फोर्स, यानी कि इसका जो नेट फोर्स होगा वही नॉर्मल होगा। बोलो हाँ। तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? 5 किलो वाले पर, क्योंकि 5 किलो वाला भी 10/3 से ही एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो 5 किलो वाले पर लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा 5 × 10/3, दैट विल बी 50/3। ये कौन लगा रहा होगा? 4 किलो वाला लगा रहा होगा। कौन लगाएगा? 4 किलो वाला।
तो 4 किलो 5 पे जितना नॉर्मल लगाएगा उतना ही 5 वाला 4 पे लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है, यानी कि 5 किलो के द्वारा 4 किलो पर लगाया जाने वाला रिएक्शन फोर्स है 50/3। क्लियर है क्या? चलो बताओ 3 किलो वाला 2 किलो पे कितना नॉर्मल लगा रहा है? 3 वाला 2 पे कितना नॉर्मल लगा रहा है? क्या कह रही है? 40। 3 2 पे कितना लगा रहा है? 3 ने 2 पे कितना लगा? 2 से 3 पे, 3 से 2 पे क्या अंतर है बताना थोड़ा। 40। मुझे क्या पता? 10। करो करो, अब मैं करूंगा, मैं भी सॉल्व भी करूंगा, मैंने सवाल दे दिया। अब 40 पक्का 40। आओ देखते हैं 3 वाला 2 पे कितना नॉर्मल लगाएगा। अब एक रुक जा, 3 वाला 2 पे कितना नॉर्मल लगाएगा, उसके लिए तुम्हें 2 की एफबीडी बनानी पड़ेगी। अब 2 पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? तो 2 पर एक के द्वारा नॉर्मल लग रहा है N1 और 2 पर एक 3 के द्वारा नॉर्मल लग रहा होगा N3। बोलो हाँ। 2 पर 1 के द्वारा जो नॉर्मल लग रहा होगा वही 2 जो होगा वो 1 पे नॉर्मल लगा रहा होगा। तो 2 1 पे जो नॉर्मल लगा रहा होगा उसकी वजह से जो 1 होगा वो चल रहा होगा 10/3 से। तो तुम्हें पहले ये पता करना पड़ेगा कि 2 कितना 1 पे लगा रहा है, वहां से 1 का 2 पे पता चल जाएगा तुमको एक्शन रिएक्शन पेयर से। तो 1 चल रहा है 10/3 से, यानी कि चलाने वाला फोर्स बोले तो 50 माइनस रोकने वाला फोर्स बोले तो N1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। यानी कि N1 की वैल्यू हो जाएगा आपका 50 में से 10/3 चला जाएगा, तो ये 150 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा? 140/3। यानी कि 1 वाला 2 पर 140/3 का नॉर्मल लगा रहा है। बोलो हाँ। इतनी बात समझ में आ रही? अब 2 पर 2 का अगर तुम एफबीडी बनाओगे तो 2 किलो वाले का एफबीडी कुछ ऐसा बनेगा कि इधर से नॉर्मल N1 और इधर से नॉर्मल N3। हमको N3 बताना है। अब ये 2 किलो वाला भी तो चल रहा होगा 10/3 से, तो बोलो इसके लिए क्या लिखोगे? चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बराबर मास इंटू। तो चलाने वाला फोर्स कौन है? N1। रोकने वाला फोर्स कौन है? N3 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन बोले तो 10/3 लिख सकते हैं क्या? N1 की वैल्यू थोड़ी देर पहले आपने 140/3 निकाला है, माइनस का 20/3 कर दोगे तो तुमको N3 मिल जाएगा। बोलो हाँ। 140 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा? 120/3 बराबर, बढ़िया आया। बोलो चलो आगे लगा लो टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स देखो, टेंशन फोर्स तब आएगी जब सिस्टम में कहीं रस्सी वस्सी आपको दिखाई पड़े, है ना? तो टेंशन फोर्स अराइज इन स्ट्रिंग, और वो भी कब? जब आपकी स्ट्रिंग टाइट होगी। लिखो द टेंशन फोर्स अराइज इन स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स अराइज इन स्ट्रिंग tension force arise in string when the string is taut, टाइट कर दी जाए। अब क्यों लगता है टेंशन फोर्स? टेंशन क्यों आता है? तो इस चीज को अगर हम फंडामेंटल फोर्सेस से रिलेट करें, तो अगर हम फंडामेंटल फोर्सेस से रिलेट करेंगे तो मान लो कि अगर ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, कितने फंडामेंटल फोर्सेस हैं?
कौन कौन से? ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। हमें पढ़ना सिर्फ दो के बारे में है, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में। तो अगर हम बात करें एक रस्सी की, तो ये रस्सी जो है वो बहुत से मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। और ये सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है ना। अब जैसे ही आप रस्सी को पकड़ के खींचते हो तो इसके कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक सिग्निफिकेंट सेपरेशन आने की वजह से वो वापस एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से टेंशन फोर्स अराइज होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए टेंशन फोर्स, अब टेंशन फोर्स कैसा होगा? तुम समझो कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर हो गया, अब ये क्या चाहता है कि दूर चला जाए कि पास आए, तो ये इसको पुल करेगा। सो टेंशन इज पुलिंग इन नेचर एंड नॉर्मल इज, क्योंकि नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से बनता है। जब दो इलेक्ट्रॉन को पास पास लेकर के जाओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब ये चाहेगा कि दूर जाए, तो ये क्या करेगा? इसको पुश करेगा। लेकिन टेंशन में क्या होगा? वो चाहेगा कि पास आए, इसका मतलब उसमें क्या करेगा? वो पुल करेगा। तो टेंशन इज पुलिंग इन नेचर एंड नॉर्मल इज, ये दोनों के बीच में आपको ध्यान रखना होता है। कई बार क्या होता है कि जब हम सवालों को जल्दी सॉल्व करते हैं तो जल्दी सॉल्व करने वाले कंसेप्ट में मैंने क्या बोला था कि पूरे सिस्टम को एक मान लो। उसी तरह से कई बार क्या होगा कि बच्चा पूरे सिस्टम को एक मान लेगा, वहां पर टेंशन पूछा होगा वो नॉर्मल की वैल्यू निकाल देगा, जबकि आप खुद समझो कि नॉर्मल जो है वो टेंशन से अलग है। नॉर्मल इज पुशिंग इन नेचर एंड टेंशन इज पुलिंग इन नेचर। तो कभी भी नॉर्मल को टेंशन से रिप्लेस मत करना। ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? लिखो क्या बोला मैंने? टेंशन फोर्स अराइज इन स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज, ठीक है। आगे लिखो टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड इट इज पुलिंग इन नेचर, and it is pulling in nature, and it is pulling in nature। अगला पॉइंट लिखो, it is a self adjusting force। जैसे नॉर्मल सेल्फ एडजस्टिंग था ना, वैसे ये भी सेल्फ एडजस्टिंग होगा। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अगला लिखो इन अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, in a light and inextensible string, in a light and inextensible, वो स्ट्रिंग, वो रस्सी जिसको खींचने पर वो उसकी लेंथ में चेंज ना आए, तो in a light and inextensible string the tension at every point is same। क्या बोला? इन अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग द टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम। ठीक है, अगर एक ही रस्सी है, रस्सी नहीं बदल रही है, तो रस्सी के हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा? सेम होगा। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ध्यान से समझो, टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। कभी भी किसी भी पॉइंट पर अगर तुम्हें टेंशन लगाना हो तो कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो कि एक डब्बा है, अब इस डब्बे को तुमने एक रस्सी से जोड़ दिया और फिर यहाँ पर एक डब्बा है, तुमसे इस पॉइंट पर टेंशन पूछा जा रहा है कि बताओ टेंशन किधर लगेगा, तो टेंशन इस डब्बे को हमेशा पुल करेगा टुवर्ड्स द रस्सी। अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो कुछ मत करो, जिस पॉइंट पर टेंशन पूछा जा रहा है उस पॉइंट पर खड़े होकर के गोली मार दो। किधर की तरफ? रस्सी की तरफ। किधर मार दोगे गोली?
रस्सी की तरफ एक गोली चला दो तो वो हो जाएगा आपका टेंशन का डायरेक्शन। अगर तुमसे यहां पर टेंशन पूछा जा रहा है तो यहां पर खड़े होकर के रस्सी की तरफ गोली चलानी है, रस्सी की तरफ गोली चला दोगे ये हो जाएगा आपका टेंशन। लेकिन अगर आपको यहां पर पूछा जा रहा है टेंशन तो आप रस्सी की तरफ गोली चला सकते हो, इधर भी और इधर भी, तो ये दोनों तरफ आपका टेंशन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो टेंशन क्या लगाने का डायरेक्शन समझ में आ रहा है। जैसे नॉर्मल क्या होता था, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, ऊपर वाली बॉडी पर ऊपर, नीचे वाली बॉडी पर नीचे, इधर वाली बॉडी पर इधर, उधर वाली बॉडी पर उधर, यही नॉर्मल लगता था। उसी तरह से टेंशन हम लगा सकते हैं। और हमने बोला कि किसी भी लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा हर पॉइंट पर सेम होगा। कैसे सेम होगा भाई? तो अगर आप ये कह रहे हो कि आपकी रस्सी बहुत ही हल्की है, बहुत ही हल्की है, इसका मतलब है कि उसका मास नेग्लिजिबल है, इसका मतलब है कि उसका मास क्या है, जीरो है। उसका मास क्या है? अगर उसका मास जीरो है तो क्या उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है? काहे का एक्सेलरेशन? कौन चला जब मास ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जितना इस पॉइंट को पकड़ो, इस पॉइंट को, इस पॉइंट पर टेंशन किधर लग रहा होगा, तो एक टेंशन इधर लग रहा होगा, एक टेंशन इधर लग रहा होगा। क्या इस पॉइंट के पास मास है? क्या इस पॉइंट के पास मास है? तो मास नहीं है तो इस पर फोर्स होगा। तो फोर्स कब नहीं होगा? जब जितना इधर फोर्स लग रहा होगा उतना ही इधर फोर्स लग रहा होगा। मतलब इस पॉइंट को चलाने वाला फोर्स बराबर रोकने वाला फोर्स, तभी तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। बोलो हाँ। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? तो किसी भी लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ऐसी रस्सी जिसका मास ही नहीं है, उसके हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, सेम होगा। उसके हर पॉइंट पर टेंशन, इतनी बात समझ में आ रही सबको? चलो अब इसी टेंशन फोर्स को लेकर के हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। जैसे मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है, इस डब्बे को हमने एक रस्सी से जोड़ दिया और यहां पर इस डब्बे पर हमने फोर्स लगा दिया है 20 न्यूटन का। ये वाला डब्बा 4 किलो का है और ये वाला डब्बा 5 किलो का है। आपको बताना है कि इस रस्सी में टेंशन कितना होगा। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, मैं एक सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। हर एक बॉडी को अलग से रखो और उस पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाओ। 4 किलो वाले बॉडी का अगर मैं एफबीडी बनाता हूं, 4 किलो वाली बॉडी का, तो मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्टिकली नहीं मोशन कर रही है। पता है कि इसका जो mg होगा वो नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड से बैलेंस हो जाएगा। एक इधर की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन और एक इधर की तरफ लग रहा है टेंशन कुछ। अब ये बॉडी अगर चल रही है तो हम लिखेंगे चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा ये वाला बॉडी है, ये 5 किलो वाले का अगर आप एफबीडी बनाओगे तो 5 किलो वाले पर इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ टेंशन लग रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स जीरो बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। और 5 किलो वाले का भी एक्सेलरेशन वही होगा जो आपके 4 किलो वाले का होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, 4 किलो वाले का अगर एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है तो ये तेज चलेगा, ये धीरे चलेगा, यानी रस्सी क्या करेगी, रस्सी तो इनएक्सटेंसिबल है, रस्सी तो आपकी फैल नहीं सकती, तो रस्सी को क्या होना पड़ेगा, टूट जाएगी। अगर रस्सी टूट गई तो फिर ये नहीं चल पाएगा, फिर ये नहीं चल पाएगा। अगर मान लो ये धीरे चल रहा है, ये तेज चल रहा है, फिर ये सामने चला जाएगा, और सामने चला जाएगा इसका मतलब पास आ जाएगा। पास आ जाएगा मतलब कि रस्सी क्या करेगी, स्लैग कर जाएगी, रस्सी टाइट रहेगी नहीं, तो टेंशन का है बात का। फिर इसको चलाया कौन, क्योंकि रस्सी टाइट रहेगी तभी तो खींचेगी, स्लैग रस्सी कहां से खींचेगी। इसका मतलब ये होता है कि दोनों मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस केस में सेम होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? चलो अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। मतलब कि t की वैल्यू 5a आ चुका है, यहाँ पर 5a पटक दोगे तो ये 20 माइनस 5a बराबर 4a, 9a बराबर 20, तो a की वैल्यू आपका 4 निकल करके आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही? एक्सेलरेशन तुम्हारा जैसे ही 4 आया, अरे सॉरी 20/4, 20/9, तो ये तुम्हारा 9a बराबर 20, तो a की वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 20/9। ठीक है, अब तुम्हारा ये 20/9 आ गया क्या, एक्सेलरेशन। तो आप टेंशन निकाल सकते हो। टेंशन की वैल्यू कितना था, 5a था, तो 5 और a के जगह पर 20/9, दैट विल बी इक्वल टू 100/9। ये हो जाएगा आपका टेंशन।
आया समझ में? अब इसी को और जल्दी कैसे कर सकते हैं, और जल्दी कैसे कर सकते हैं, इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, पूरे को अगर एक सिस्टम मान लोगे तो आपका टोटल मास कितना हो जाएगा 9 किलो का। चलाने वाला फोर्स 20, रोकने वाला फोर्स कोई नहीं, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला बराबर 9 इंटू 8। एक्सेलरेशन हो जाएगा फटाक से ना 20/9। और जैसे ही एक्सेलरेशन आया तो आप इसको देखो ध्यान से, इसको सिर्फ टेंशन चला रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है, यानी कि टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 5 गुणे 20/9। अगर ऐसे ही मैं तुमको एक और सवाल दूं, आप बता दो क्या इस रस्सी में टेंशन कितना होगा और इस दोनों रस्सियों में टेंशन बता दो। क्या हो गया? कितना आया? 90। और देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे। अगर एफबीडी बना के करना है, एफबीडी बना के भी कर सकते हो। चलो पहले एफबीडी बना के दिखा रहे हैं। तो इसका एफबीडी बनाओगे, यहीं पर बना रहा हूं। 1 किलो वाले पर एक तुमको टेंशन दिखाई पड़ेगा जो कि इधर की तरफ होगा। लेट से दैट टेंशन इज T1 यहां पर, और वही टेंशन इस पॉइंट पर इधर की तरफ होगा जिसको आप बोल सकते हो क्या T1। इस रस्सी को, कि रस्सी दूसरी हुई, यहां पर रस्सी दूसरी थी, यहां पर रस्सी दूसरी है। जैसे ही रस्सी दूसरी हुई, आप यहाँ का टेंशन T2 मान सकते हो और यही टेंशन यहां पर होगा, ये T2। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। सबको आ रहा है समझ में? इधर बालिकाओं सबको आ रहा है समझ में? उधर सबको? तो ये टेंशन हो गया हमारा। अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इसके लिए लिखूंगा चलाने वाला फोर्स 100 माइनस रोकने वाला फोर्स T1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लेट से A। इसके लिए मैं लिखूंगा चलाने वाला फोर्स T1 रोकने वाला फोर्स T2, चलाने वाला फोर्स T1 रोकने वाला फोर्स T2 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लेट से दैट इज 4A। इसके लिए लिखूंगा चलाने वाला फोर्स T2 रोकने वाला फोर्स कोई भी नहीं है 0 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन बोले तो 5 है। अब यहां से T2 की वैल्यू 5 ही आ गया, यहां पर पटक दो T2 की वैल्यू, तो T2 पटक दोगे माइनस का 5 ही उधर चला जाएगा तो प्लस का 5 ही हो जाएगा, मतलब कि T1 की वैल्यू 9A हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन हो गया 4। अब इस T1 की वैल्यू उठा करके यहां पर पटक दो तो 100 माइनस 9A बराबर 1A, यानी कि 100 बराबर 10A। A की वैल्यू 10 आ जाएगा, यानी पूरा सिस्टम 10 के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होगा।
अब 10 के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होगा तब सीधे बुद्धि लगाओ कि ये भी 10 से चल रहा होगा, मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है 10 न्यूटन, मास इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। चलाया जा रहा है 100 से, लेकिन कुल मिला के 10 ही मिल रहा है, इसका मतलब है कि कोई 90 से रोक रहा होगा, बोलो हाँ, बोलो। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो ये भी 10 से चल रहा होगा, और 10 से चल रहा होगा तो इस पर नेट फोर्स कितने का होगा 50 का होगा, और इस पर सिर्फ चलाने वाला फोर्स है, रोकने वाला कोई है ही नहीं, मतलब कुल मिलाकर के नेट फोर्स ही इस पर टेंशन होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। तो यहां से भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 100 तो तुम निकाल भी सकते हो, T1 और T2 की वैल्यू तुमने निकाल ही लिया है, तो वहां से भी आप निकाल सकते हो, वहां से भी हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो बिल्कुल वही डायरेक्ट करेंगे कि सबको एक मास मान लेंगे, एक मास मान लेंगे तो 5 4 9 में एक 10 किलो का मास है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, इसका मतलब है कि 10 का एक्सेलरेशन होगा, और 10 का एक्सेलरेशन होगा तो बिल्कुल फिर से वही वाली बुद्धि लगा दो कि ये चल तो रहा है 10 के फोर्स से, लेकिन लगाया जा रहा है 100, मतलब कि 90 से कोई रोक रहा है। ये चल रहा है 10 पंजे 50 के फोर्स से, सिर्फ चलाने वाला फोर्स, रोकने वाला कोई है नहीं, तो पूरा का पूरा फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, टेंशन ही प्रोवाइड कर रहा होगा 50 न्यूटन। क्लियर है। ऐसे ही मान लो कि 2 ब्लॉक हैं, और ये दोनों ब्लॉक एक रस्सी के द्वारा जुड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। ये वाला जो ब्लॉक है वो है आपका 10 किलो का, और ये वाला ब्लॉक है वो है आपका 5 किलो का। इन दोनों रस्सियों में टेंशन कितना होगा अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो? क्या कह रहा? कितना आया? 50 और 150 आ गया सबका? आया नहीं आया? बनाओ एक बीडी और क्या, इधर आ गया सबका, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ तुम्हारा भी आ गया, क्या बात है यार, पढ़ रहा है तू। कल कहाँ गए थे देवी? हाँ, घर पे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स 0। तो तुम एफबीडी बना लो ना, अगर तुम्हें डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो एफबीडी बना लो, बहुत आसान तरीका है। क्या अगर हम देखें सिर्फ 5 किलो वाले को, तो क्या सिर्फ 5 किलो वाला इक्विलिब्रियम में है? तो 5 किलो वाले पर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखा दो। 5 किलो वाले पर नीचे 50 लग रहा होगा, बोलो हाँ mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा? इस रस्सी का टेंशन लग रहा होगा, इस रस्सी का टेंशन लग रहा होगा, और इस 5 किलो वाले पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? दाएं बाएं से कोई फोर्स? तो इक्विलिब्रियम में रहने का कंडीशन क्या है? वो दाएं बाएं से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दाएं बाएं वाला फोर्स तो 0 ऑलरेडी है। सिर्फ क्या है कि वर्टिकली भी इक्विलिब्रियम है। ये 5 किलो वाला ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाला फोर्स बराबर, यानी कि टेंशन की वैल्यू आपका 50 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ये टेंशन तो ऊपर लग रहा है, लेकिन क्या यही वाला टेंशन यहां पर नीचे की तरफ लग रहा होगा? बोलो। तो दैट विल बी 50, क्योंकि टेंशन की वैल्यू भी आपको 50 आया है। और अगर इस 10 किलो वाले का एफबीडी बना रहे हो, 10 किलो वाले का, तो 10 किलो वाले पर ऊपर एक टेंशन टीडेस लग रहा होगा। रस्सी अलग तो टेंशन अलग, मैंने टीडेस मान लिया। 10 किलो वाले का नीचे एक mg लग रहा होगा 100 का, और क्या 10 किलो वाले पर ये t लग रहा होगा, और t की वैल्यू में डायरेक्ट 50 लिख दो। तो क्या ये 10 किलो वाला भी इक्विलिब्रियम में है? और 10 किलो वाला इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि ऊपर वाला फोर्स बराबर, तो ऊपर वाला फोर्स बोलो टीडेस बराबर नीचे वाला 100 प्लस 50, दैट विल बी इक्वल टू 150 न्यूटन। क्या ये बात पल्ले पड़ रही सबके? बताओ। तो अगर ये बात पल्ले पड़ रही है तो आओ इसको अनइक्विलिब्रियम में रख करके सवाल सॉल्व करते हैं। मान लो कि 2 ब्लॉक हैं, ये दोनों ब्लॉक एक रस्सी से जुड़े हुए हैं,
मासेस दिया गया है आपको इनका, इसका दिया गया है 10 किलो और इसका दिया गया है आपको 15 किलो। ठीक है, ये कह रहा है सवाल में कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक्सेलरेट कर रहा है कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इन रस्सियों में टेंशन बता दो। पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, तो रस्सियों में टेंशन बता दो। ऊपर भी रस्सी है ना, रस्सी पकड़ के ऐसे खींच रहे हो। क्या कह रहा, बहुत पढ़ा दिया मतलब? कब? कल तो एकदम ही नहीं आया था क्या? बताओ बताओ, ये बताओ, आया? चलो देखो, तो अगर हम देखें ध्यान से कि मैं कह रहा हूं कि अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, तो तुम तो एफबीटी बना लो, सिंपल सी बात है। 15 किलो वाले को देखो, 15 किलो वाले को, है ना, सुनो, 15 किलो वाले को ध्यान से देखो। 15 किलो वाले पर लगने वाले फोर्सेस बताओ। क्या नीचे की तरफ 150? बोलो हाँ। ये क्या है? mg है। ऊपर की तरफ कोई टेंशन T होगा। क्या ये एक्सेलरेट कर रहा है? क्योंकि पूरा सिस्टम जा रहा है तो ये भी जा रहा होगा 3 से। तो चलाने वाला फोर्स कौन होगा? 150 की टेंशन, चलाने वाला फोर्स कौन होगा? तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 15 गुणे 3 यही होगा। तो आपका टेंशन की जो वैल्यू हो जाएगा 15 या 45 और 150 कितना हो जाएगा? 195 न्यूटन। इतनी बात समझ में आ रही है तो बताओ, बोलो। नहीं आया? कितना आया था? कैसे माइनस करेगा? हैं? हाँ बोल, कौन कह रहा है, क्या बोल रहा है? बोल बोल बोल। तो टेंशन तो लग रहा है ना ऊपर, कौन सा फोर्स? हाँ तो कर तो दिया मैंने, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। तुझे दिमाग, मैंने इतने सिंपल शब्द क्यों यूज किए हैं कि तुम मत दिमाग लगाओ किधर लगेगा। तुम तो बस इतना देख लो, किधर चल रहा है वो चलाएगा, उसका अपोजिट जो होगा वो रोकेगा। तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। हो गया काम खत्म।
चलो 10 किलो वाले की बीडी बनाओ। तो अगर हम 10 किलो वाले को ध्यान से देखें तो 10 किलो वाले पर फोर्सेस लग रहे होंगे, खड़ी हो जाओ, बीडी बनाओ 10 किलो वाले का। हाँ, टेंशन लग रहा होगा नीचे की तरफ, कौन सा वाला? 195, वेरी गुड। और बताओ, और कोई फोर्स नहीं है इस पे? mg लगेगा कितना? 100 का, है ना? अगर जी के 10 लेते हैं तो mg लगेगा 100 का। आगे बताओ, ऊपर टेंशन टी डैश। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या लिखेंगे? ये भी 3 से एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बराबर मास इंटू, तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 10 गुणे 3, ये 30 हो जाएगा। तो टी डैश की वैल्यू 9 3 12 कितना हो जाएगा? 325 न्यूटन। क्या ये बात पल्ले पड़ रही सबके? चलो एक और सवाल लिखेंगे। चलो एक सवाल करो। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो नीचे लाया जा रहा है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। दोनों रस्सियों में टेंशन बता दो। हाँ, ऊपर वाली रस्सी ना ना अटैच रहेगी तो फिर कैसे आएगा? हाँ, अरे मतलब पकड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति ला रहा है। फिफ्टी सिक्स और दोनों में
ए भैया ए बातें नहीं करेंगे, आया क्या? चलो देखो, ए बी डी बनाओ इसका 7 किलो वाले का, तो 7 किलो वाले पर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखाएंगे 7 किलो पर नीचे लग रहा होगा 70, ऊपर लग रहा होगा समथिंग टेंशन टी। अब क्योंकि नीचे आ रहा है तो चलाने वाला फोर्स 70 होगा, रोकने वाला फोर्स कौन होगा? टेंशन होगा। तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 70 और माइनस कितना हो जाएगा? 14 बराबर क्या हो जाएगा आपका? टेंशन। यही होगा। तो 70 माइनस 14 ये कितना हो जाएगा आपका? 56। तो आपका टेंशन रस्सी में हो जाएगा कितने का? 56 का। इतनी बातें क्लियर है? तो ये हो गया आपका 56 का टेंशन। अब ये टेंशन आपका ऊपर की तरफ लगेगा, यहां पर वही टेंशन आपका कहां पर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा 56 का। अब अगर 5 किलो वाले का बीडी बनाओगे 5 किलो वाले का, तो नीचे लगेगा 50, एक और क्या लगेगा? 56 ऊपर लगेगा। चलाने वाला फोर्स कौन है? 106। चलाने वाला फोर्स कौन? माइनस रोकने वाला फोर्स टी डैश। तो 106 माइनस टी डैश बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 5 गुना, तो टी डैश की वैल्यू हो जाएगा 96। आया था? बहुत बढ़िया, छाप लो। आया था? ये अब ऐसे ही देखो, अलग अलग तरह के तुमको सवाल देखने को मिलेंगे टेंशन से रिलेटेड। जैसे मान लो कि तुमको दे दिया जाए कुछ रस्सियां ऐसे, एक रस्सी ऐसे लगी है, फिर एक रस्सी ऐसे लगी है, और फिर इन दोनों से एक रस्सी ऐसे लगी है, और यहां पर हमने एक ब्लॉक को जोड़ दिया है। ये दोनों रस्सियां जो है वो ऐसे एक सीलिंग से लगी हुई हैं। ठीक है। अब इन दोनों का हॉरिजॉन्टल से आपको एंगल दे दिया गया, लेट से कितना? इसको दे दिया गया 53 डिग्री, इसको दे दिया गया 37 डिग्री। ठीक है। और इस ब्लॉक का मास लेट से कितना है? 5 किलो। कह रहा है कि बताओ इन दोनों रस्सियों में टेंशन कितना होगा अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो।
30 और 20, चलो आओ देखते हैं। क्योंकि ये दोनों रस्सियां अलग अलग है तो इन दोनों रस्सियों में हम टेंशन अलग अलग मान लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि इस रस्सी का टेंशन लेट से T1 है ना, T1, और इस रस्सी का टेंशन लेट से T2 है, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स बराबर। तो सिंपल सी बात है, हमें इसके मैंने बोला है कि अगर नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन ना दिया गया हो, नॉर्मल केस हो, तो आपको फोर्सेस को दो वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ने हैं, और वो कौन से वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आपको इस फोर्स को वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में, इसको भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में तोड़ने हैं। अगर ये वाला एंगल 53 है तो ये वाला एंगल भी 53 होगा, बोलो हाँ। तो T1 का cos 53 मतलब कि T1 इंटू cos 53 कितना हो जाएगा आपका 3/5 इधर की तरफ लग जाएगा, और T1 का sin 53 बोले तो T1 इंटू 4/5, क्लियर है। सिमिलरली T2 का cos 37 मतलब कि T2 इंटू 4/5, और T2 का sin 37 बोले तो T2 इंटू 3/5, यही लग रहा होगा, बोलो। अब एक बात बताओ, क्या ये सिस्टम इधर या इधर मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है, तो इधर वाला फोर्स बराबर, तो इधर वाला फोर्स कितना है 3T1/5, और इधर वाला फोर्स कितना है 4T2/5, तो तुम लिख सकते हैं 3T1/5 बराबर 4T2/5, 5 ने 5 को मार दिया, यानी कि T1 की जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4T2/3। इतनी बात समझ में आ रही है तो बताओ। उसके बाद से नीचे वाला फोर्स बराबर, क्योंकि ऊपर भी वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो नीचे वाला फोर्स कितना है तुम्हारा, अरे नीचे वाला फोर्स कितना है, ऊपर वाला फोर्स कितना है 4T1/5 प्लस 3T2/5, यही है। तो ऊपर वाला फोर्स है आपका 4T1/5 प्लस 3T2/5, एंड दैट विल बी इक्वल टू 50। नहीं आया, डाउट है किसी को, पूछो, बोल। एक और बार समझा दो, मतलब कहां से, ही तो बता दे। डाउट ये थोड़ी होता है कि एक बार और समझा दो, ये नहीं आया समझ में। इसका sin 53 की वैल्यू कितनी होती है, और cos 53 की वैल्यू, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5। तो इसका sin 53 हो जाएगा T1 इंटू 4/5, और इसका sin 53 हो जाएगा T1 इंटू 3/5, हो गया, sin 37 हो जाएगा, क्लियर है। अब एक काम करो, देखो यहां से T1 की वैल्यू तुम्हारा मिला है 4T2/3, कितना मिला है, तो यहां पर लिख दो 4/5, और T1 की जगह पर लिख दोगे 4T2/3 प्लस 3T2/5, दैट विल बी इक्वल टू 50। ये तुम्हारा 4 चौक 16T2/15 प्लस 3T2/5, एंड दैट विल बी इक्वल टू 50। इन दोनों का एलसीएम अगर तुम 15 ले लेते हो, तो यहां पर 16T2 प्लस 5 3 15, 3 3 3 9T2 बराबर 50, यानी कि 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25T2 इज इक्वल टू 50 गुणे 15, 25 ने 50 को 2 बार मारा, 15 दूना 30, यानी कि T2 बराबर 30 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, यानी कि इस रस्सी का जो टेंशन होगा वो कितना होगा 30 न्यूटन होगा। और उसी तरह से तुम T1 की वैल्यू निकाल लोगे, तो T1 इज व्हाट 4/3T2, तो 4/3, और T2 की जगह पर कितना 30, तो इससे इसको 10 बार मार दोगे, इसमें आ जाएगा 40। आया नहीं आया, क्लियर है, छापो। लामिस थ्योरम लगाएगा, है ना, लामिस थ्योरम लगाएगा, F1/sin अल्फा बराबर F2/sin बीटा बराबर F3/sin गामा।
हो गया भैया? चलो एक और सवाल करो फिर। लिखो सवाल। ये इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। बोल बोल। उस मुंह बंद कर बैठ, मुंह पे टेप चिपका दूंगा काला वाला। नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाना? ये नहीं, बिना लामी सूर्य के नहीं सॉल्व हो पाया। फिर 10 चीजें क्यों दिमाग में डालना जिससे कि तुमको कंफ्यूजन है कि इससे करूं कि उससे करूं। बस बात खत्म। लिखो सवाल। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, a block of mass 5 kg, a block of mass 5 kg is suspended by a massless rope. A block of mass 5 kg is suspended by a massless rope. A block of mass 5 kg is suspended by a massless rope of length 2 meter from the ceiling. Is suspended by a massless rope of length 2 meter from the ceiling. Full stop. A force of 50 Newton is applied. A force of 50 Newton is applied. A force of 50 Newton is applied in the horizontal direction. A force of 50 Newton is applied in the horizontal direction at the midpoint P of the rope. At the midpoint P of the rope, comma, the angle made by rope with the vertical, the angle made by the rope in the vertical, from the vertical in equilibrium position, in equilibrium position, देखो एक रोप थी है ना, पहले एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ था सीधे सीधे, तुमने उस रोप को ऐसे बीच से पकड़ के खींच दिया, तो खींच दोगे तो ऐसे एक रोप बनेगी, एक रोप ऐसे बनेगी। अब जैसे ही तुमने रोप को बीच से कहीं से टच करके उसके पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया, दो अलग अलग सेगमेंट बन गए रस्सियों के। अब ये दो अलग अलग रस्सियां काउंट की जाएंगी। आ रही बात समझ में? जैसे ही तुमने एक रस्सी को बीच से टच करके कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक पॉइंट पर फोर्स लगा दिया है। तो क्या जो ये फोर्स होगा वो ये फोर्स तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने फोर्स में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है अपने एंड से। तो इसका मतलब है अब इस सेगमेंट में टेंशन अलग होगा और इस सेगमेंट में टेंशन, अगर ये फोर्स नहीं लगाया गया होता तो पूरे सेगमेंट में टेंशन क्या होता, सेम होता। ये बात सबके पल्ले पड़ रही है। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि बताओ ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा। ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है, जबकि डाटा क्या दिया गया है, ब्लॉक का मास जो है वो 5 किलो है, ब्लॉक का मास जो है वो 5 किलो है और अप्लाइड फोर्स जो है वो 50 न्यूटन है। आया कितना? नहीं आ रहा? बैकअप नहीं लिए ना अपन? आज सारे लेक्चर्स ले लेना, 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज वाला भी इंक्लूड करके, मतलब 4 लेक्चर लेने हैं। अब अगली क्लास लगेगी अपनी ट्यूसडे को, मतलब मेरी फिजिक्स के एनएलएम की, तब तक आपको 4 बैकअप कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है? कल मैं घर जाऊंगा। क्यों, क्या होता है, इंसान घर जाता है? भाई हो गया ये? देखो तो क्या होगा, इधर देखो, इधर अगर आप इसके बीडी बनाएं, इस 5 किलो वाले पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जो कि होगा कितने का, 50 का, है ना। अच्छा, ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा होगा, ध्यान से सुनना, इस रस्सी का टेंशन कुछ ना कुछ लग रहा होगा। अब यहां पर कुछ टी डैश लग रहा होगा, टी डैश,
तो टी डेस का अगर यहां पर एक एंगल थीटा मान लूं वर्टिकल से, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो टी डेस का कॉस थीटा, टी डेस का कॉस थीटा ऊपर की तरफ, और टी डेस का साइन थीटा इधर की तरफ। अब क्योंकि ये कह रहा है खुद ही कि इक्विलिब्रियम में है, तो इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स, मतलब कि टी डेस साइन थीटा बराबर 50 और टी डेस कॉस थीटा भी 50 के बराबर होगा, तभी ये ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स होगा। बोलो हाँ, इक्विलिब्रियम का मतलब तो यही होता है। तो तुम लिखोगे टी डेस का कॉस थीटा बराबर 50, दोनों को डिवाइड करोगे, टी डेस ने टी डेस को मार दिया, साइन बटे कॉस क्या बनता है भैया, टेन थीटा बनता है, टेन थीटा की वैल्यू 1, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। क्लियर है क्या? बोलो। अब एक सवाल करो, बहुत बढ़िया सवाल ये है कि एक रस्सी को पकड़ के दो लोगों ने खींचा, एक रस्सी को पकड़ के दो लोगों ने खींचा, एकदम रस्सी टाइट हो गई, लेकिन कह रहा है कि इस रस्सी के बीच में मैंने एक मांस लटका दिया, तो अगर रस्सी के बीच में मांस लटका दोगे तो रस्सी कुछ ऐसे हो जाएगी, है ना? रस्सी कुछ ऐसे हो जाएगी। अब वो कह रहा है सवाल में कि बताओ ये दोनों लोग कितना फोर्स अप्लाई करें कि रस्सी दोबारा से टाइट हो जाए, एकदम सीधी हो जाए, स्ट्रेट। मास दिया है तुमको 5 किलो, मास दिया है तुमको 5 किलो, कितना? क्या कह रही है? मैं बताऊं तो बोल दो, आंसर तो बताओ। लास्ट ईयर मैंने एलएम पढ़ाई नहीं थी। हाँ, बुद्धि से रखेंगे, बुद्धि। बोलो 25। अच्छा, हाँ आशा कितना आया? सुमित कितना आया? आओ देखो। हाँ देवी कितना आया? नहीं आया। कोई है? ऋषिका आया? चलो मान लो कि रस्सी टाइट हो गई, मान लो रस्सी क्या हो गई। अब यहां पर तो एक मास लटका है ना भाई 5 किलो का, बोलो, तो इसका एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा ना 50 न्यूटन का, और रस्सी टाइट हो गई, यानी कि अप्लाइड फोर्स, इसने कुछ इस पर अप्लाई किया फोर्स, और जो फोर्स अप्लाई किया होगा वही रस्सी फोर्स अप्लाई करी होगी, मतलब कि टेंशन बराबर अप्लाइड फोर्स। बोलो हाँ। तो इधर से तुमने कुछ फोर्स यानी कि टेंशन दिया था, तो टेंशन ये रहा, और इधर से भी तुमने वही टेंशन दिया था, लेट से टेंशन ये रहा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक। अब क्योंकि इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ये ब्लॉक ना तो नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट होना चाहिए जो इसके वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करे। ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
होना चाहिए। तो अगर तुमने टी लगाया है तो ये तुम्हारा 90 डिग्री बन जाएगा एंगल ऊपर के लिए, तो तुम इसका लिखोगे टी का cos 90, टी का cos 90 शुड बी इक्वल टू 50। बोलो हाँ, अरे बोलो। यानी कि टी बराबर 50 बटे cos 90। अच्छा cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? यानी कि t बराबर 50 बटे 0, और किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे क्या मिलने वाला है तुमको? इनफाइनाइट। मतलब वो कभी जिंदगी में रस्सी सीधी नहीं होगी। भाई कैसा सीधी हो जाएगी तुम खुद सोचो। नीचे वाला मास क्या खत्म हो जाएगा? तो मास तो होगा ना, तो वो नीचे कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा, कुछ तो डिफॉर्म करेगा रस्सी को। आप कभी भी हॉरिजॉन्टल तो फोर्स लगा पाओगे, आप वर्टिकल तो फोर्स लगाओगे नहीं, क्योंकि रस्सी को खींचोगे तो ऐसे ही ना कि ऐसे खींचोगे, नहीं होगी सीधी कभी। क्या कह रहा है? ए रुक ए रुक ए ए हाँ बोल। वर्टिकल से क्या मिल गया? यस यस भाई तू ये वाला केस कह रहा है। सुन देख मेरी बात को समझना। कहां गया कहां गया कहां गया? ये रहा। ये कह रहा ना, अभी तेरा ध्यान से सुनना, अभी तेरा वर्टिकल से एंगल कुछ है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये रस्सी सीधी होती जाएगी, जैसे जैसे ये रस्सी सीधी होती जाएगी, जैसे जैसे ये रस्सी सीधी होती जाएगी, वैसे वैसे तेरा वर्टिकल से एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो तू अभी फिलहाल के लिए फोर्स लगाएगा तो कुछ सीधा कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे सीधी होती जाएगी वैसे वैसे तुझे इसको और सीधा करने के लिए फोर्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में लगाना पड़ेगा, क्योंकि तेरा एंगल बढ़ रहा है, और एंगल बढ़ रहा है तो एंगल के साथ तेरे कॉस की वैल्यू क्या आ रही है? कम होती जा रही है। तो तुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। फोर्स क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? क्योंकि आपका एंगल तो कम, एंगल से आपकी कॉस की वैल्यू तो कम होती जा रही है ना। आपके फोर्स का एक कंपोनेंट देखो, अगर एंगल छोटा रहेगा, एंगल छोटा रहा, ये रहा छोटा एंगल, तो छोटे एंगल पर आपने अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का, और नाम के बराबर एंगल था, नाम के बराबर एंगल था, मान लो कि 0 डिग्री था फॉर एग्जाम्पल, तो पूरा का पूरा 10 न्यूटन इधर ही लग रहा था। अब तुमने एंगल को 60 डिग्री कर दिया और तुम लगा रहे हो फोर्स, वही 10 न्यूटन वाला फोर्स लगा रहे हो, तो तुम्हारा ऊपर के डायरेक्शन में तो 5 ही मिल रहा है ना। ऊपर के डायरेक्शन में क्या मिल रहा है? 5 ही, क्योंकि आपका एंगल ही 60 डिग्री हो चुका है फोर्स का कॉस थीटा। तो जैसे जैसे तुम्हारा एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉस की वैल्यू कम होती जाएगी, तो आपको ऊपर के डायरेक्शन में मिलने वाला फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो आपको अगर इसको बैलेंस करना है तो फोर्स की वैल्यू बहुत बढ़ानी पड़ेगी। और फाइनली अगर आप चाहते हो कि ये पूरा सीधा हो जाए, इसका मतलब है कि आपके फोर्स का कॉस कंपोनेंट इसको बैलेंस कर जाए। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? इनफाइनाइट लार्ज। कितना लगाना पड़ेगा? इनफाइनाइट लार्ज। कभी सीधा नहीं हो पाएगा। नहीं आई बात समझ में? इस केस में आपकी रस्सी कभी सीधी नहीं होगी। इस तरह का सवाल पूछा जाता है। बाकी लेक्चर सब लोग ले लेंगे, मिलेंगे अपन अगली क्लास में।